अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आपको पता है कि आगा खान बोर्ड में सिलोज होते हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आगा खान बोर्ड का एसएससी पार्ट 1 का जो न्यू सिलेबस है उसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट एसएलओ है जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास 1.1.1, जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री? चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि फॉर सपोज आपको अगर केमिस्ट्री समझनी है तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हम फंडामेंटल टर्म्स कौन से होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे मेटर हो गया, हमारे पास एटम एलिमेंट्स हो जाते हैं, कंपाउंड्स, मिक्सचर, वैलेंसीज, फ्री रेडिकल, केटायंस, इनर्स, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दैट इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे लो हमारे पास है 1.1.1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को एंड उसके ब्रांचेस को। ठीक है, सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैटर को। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर। एंड इस मैटर को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स कंपोजिशन, structure and changes involved in which matter undergoes। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर that studies the properties of matter, composition of matter, structure of matter and changes involved in a matter। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। तो साइंस क्या है? साइंस आपको पता होगा, साइंस निकला हुआ है बेसिकली एक वर्ड ग्रीक या आपके पास लैटिन वर्ड है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज आपके पास ये नहीं है जो आप ग्रामेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं या जो आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, वो नॉलेज नहीं। साइंस बेसिकली उस नॉलेज को हम बोलते हैं जो आप एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको मिले। जैसे कि क्या आप साइंस में करते ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उस ऑब्जर्वेशन के बाद में अगर हम बोलें कि ये चीज़ ये हो सकती है, ये चीज़ वो हो सकती है, उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। और मैटर आपके पास क्या है? मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सेम मास, उसको हम बोलते हैं मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, कुछ ना कुछ जगह घेरे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आ जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली 98%, 99% वो मैटर ही हैं। आप देख लें आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ लैपटॉप पे, ये भी एक मैटर है, इसका कुछ ना कुछ वज़न है, कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लास में आप पढ़ते हैं, आप चेयर्स पे बैठते हैं, बोर्ड आप देखते हैं, फ़ैन को आप देखते हैं, हमारे पास मार्कर होते हैं हाथ में, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मैटर हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो, भारी चीज़ हो, वो जगह ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलते हैं मैटर। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैटर में काउंट नहीं हो, जो नॉन मैटर हो। यस, नॉन मैटर भी कुछ चीज़ें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे होती हैं,
उनको हम ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका वज़न भी नहीं है, जो कोई जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करती। पहले आप खुद सोचें 5 सेकंड के लिए। जैसे कि आपके पास थाट्स हो गई, ठीक है, वो नॉन मैटर है। ड्रीम, हम ख्वाब देखते हैं, वो भी नॉन मैटर है। रोशनी, बल्ब की रोशनी हो गई, टॉर्च की लाइट हो गई, सनलाइट की जो रोशनी है वो हो गई, वो भी नॉन मैटर है, उसका भी कोई वजन नहीं है, वो भी कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करती। आपका शेडो जो बनता है वो भी नॉन मैटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इसको सिंपल लें। वो चीज़ जिसका वजन हो, कोई जगह ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। जो कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करती, जिसका कोई मास नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, वो नॉन मैटर है, वो हम केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस। किस तरह से हम मैटर की जो है प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कंपोजिशन को पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर एंड चेंजेस को पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे उठाता हूँ, जिसमें हम जो है मैटर की ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में किस तरह मैटर को स्टडी करते हैं। तो मैटर, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा। जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। इनमें से हम कोई एक लिक्विड मैटर उठाते हैं, जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास वाटर। ठीक है, वाटर एक मैटर है जिसका केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में हम लिखते हैं H2O। ठीक है, आप अगर एक गिलास पानी पीते हैं और एक खाली गिलास आप छोड़ दें, तो आप देखते हैं ना, पानी की वजह से कुछ ना कुछ उसमें वजन होता है आपके गिलास में। ठीक है, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें, पहले प्रॉपर्टीज को देखें। केमिस्ट्री में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी हमारे पास होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केमिकल रिएक्शन से हो, जिसमें कोई ना कोई दो कंपोनेंट्स के बीच में केमिकली इंटरेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली वो होती हैं जिसमें फिजिकल चेंज हो, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो। या फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इस तरह से समझ लें कि आप उसके अपीयरेंस को देखें, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, आप उसको टच कर सकें, आप उसको फील कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। जैसे कि हम वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। पानी जो आपके पास है, वाटर H2O, वो टेस्टलेस होता है। आप पीते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं है। वो कलरलेस भी होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। वो ऑर्डरलेस भी है वाटर आपके पास, जिसकी कोई स्मेल नहीं, जिसकी कोई खुशबू नहीं। बॉइलिंग पॉइंट हम इसकी फाइंड आउट करते हैं, 100 आती है, हम ऑब्जर्व करते हैं। डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्योर वाटर की। ठीक है, अगर आपके पास इम्प्योर वाटर है तो उसमें तो फिर कलर भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल चेंज। तो अगर हम हीट करें वाटर को, तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे जो है हम हीट करें, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, हाई टेम्परेचर अप्लाई करें, तो ये आपके पास हाइड्रोजन गैस और आपके पास ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई इसकी केमिकल चेंज, किस तरह से एक मेटर दूसरे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे आपके पास गैसेस हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह चेंज हुआ, इसमें क्या फिनोमेना हुआ, ये भी हम क्या स्टडी, किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो वाटर की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होती है बेंट स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर। सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन होता है और साइड में दो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये वाटर की स्ट्रक्चर है जिसको नाम देते हैं बेंट स्ट्रक्चर। इसको हम वी शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
ठीक है, डिफरेंट मैटर्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, ये किस तरह से होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम मैटर में इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हम कंपोजिशन की भी बात करें, तो कंपोजिशन सिंपल वर्ड है कि कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे वाटर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास हो गया साइंस, मैटर, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस को। आप जस्ट सपोज करें कि केमिस्ट्री एक ट्री है और उसको ये सारी क्या है, उसकी ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस आप अगर एसिलोज में देखें तो हमारे पास आपको नज़र आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एस्ट्रो, एनवायरमेंटल, जियो, न्यूक्लियर, बायो। ये अब हमारे पास जो है ना 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ठीक है, एक को आप यहाँ पे बायो केमिस्ट्री करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये जो सारी आपके पास ब्रांच हैं केमिस्ट्री, हम इनको वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर आ गए हैं, जिसमें हम सबसे पहली ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखें, कुछ ब्रांचेज हमारे पास ऐसी हैं केमिस्ट्री में जिनको आप देखकर नाम से ही आप जान जाते हैं कि इसमें हम किस तरह की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ वर्ड है एनालिटिकल। अब एनालिटिकल आप 5 सेकंड के लिए गौर करके आप सोचें कि इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या समझ सकते हैं। एनालिटिकल जो आपके पास वर्ड है वो निकला हुआ है एनालिसिस से। बेसिकली हम क्या करते हैं इस एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में, हम अननोन सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्स प्लेस ऑफ अननोन सब्सटेंसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आपको समझ जाना चाहिए। क्वालिटेटिव का मकसद है आइडेंटिफाई करना, अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना कि उसमें क्या क्या मौजूद है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स व्हाट इज प्रेजेंट इन अननोन सब्सटेंस। जैसे कि आपको अननोन सब्सटेंस मिला है, आप उस पर काम करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, आप उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, अब काफ़ी प्रोसेस से हम उनको जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं अननोन सैंपल में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यानी कि वो जो अननोन सैंपल है जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया क्वालिटेटिवली कि ये एलिमेंट्स मौजूद है, तो बाद में हम ये मालूम करते हैं कि उनका अमाउंट क्या है, क्या नंबर में वो मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स हाउ मच प्रेजेंट इट इज़, मतलब फॉर सपोज अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है तो कितने टाइम्स मौजूद है, 2 टाइम्स कार्बन है, 6 टाइम हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम उनकी क्वांटिटी भी मालूम करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं अननोन सब्सटेंस की। अब एग्जाम्पल के तौर पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, तो सब कुछ हम एक ब्रांच की डेफिनेशन में नहीं पढ़ सकते। जैसे कि टेस्टिंग वाटर प्योरिटी, कि हमारे पास जो वाटर है वो प्योर है या नहीं है, उसमें कौन से आयंस मौजूद हैं और कितनी कंसंट्रेशन में यानी कितनी अमाउंट में मौजूद है, ये भी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, बहुत सारे हमारे पास मिक्सचर होते हैं केमिस्ट्री में और डेली लाइफ में भी बहुत इसका यूज़ है। तो हम वो जो मिक्सचर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, उन कंपोनेंट्स को उस मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए भी हम कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी और काफ़ी टेक्निक्स हैं, जैसे आपके पास डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, मिक्सचर से मिक्सचर में मौजूद डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री एक सेपरेशन टेक्निक है।
Let us start a new branch of chemistry, that is astrochemistry. डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यू ब्रांच है जो आपके न्यू सिलेबस में ऐड की गई है, जो कि दो ब्रांचेस से बनी है। एक आपके पास केमिस्ट्री और दूसरा आपके पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एंड केमिस्ट्री दोनों साइंस की ब्रांचेस हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एस्ट्रो जो आपके पास वर्ड है वो निकला हुआ है एस्ट्रॉन से। कौन से वर्ड से निकला हुआ है? एस्ट्रॉन से। ASTRON, एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। अब आप जान गए होंगे कि हम इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में किस चीज़ को स्टडी करते हैं। हम बेसिकली इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एस्ट्रो केमिस्ट्री में हम स्टार्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, हम इसमें प्लांट्स की प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, और हमारे पास बहुत सारे वहाँ पे जो गैलेक्सीज होती हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो हम यहाँ पे लैब में जाकर इंडस्ट्री में जाके हम ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बेसिकली हम क्या करते हैं, केमिकल्स को ही स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को ही स्टार्ट करते हैं, पर वो हम क्या करते हैं, स्पेस में जाकर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पेस का मकसद है आपके पास जो अर्थ से लेकर स्काई के बीच में जो भी एरिया आ जाता है हम उसको बोलते हैं स्पेस। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन स्पेस। अब केमिकल्स कौन से होते हैं हमारे स्पेस में जिनको हम स्टडी करते हैं? आपने पढ़ा होगा हमारे आपके पास जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं, हम उनको पढ़ते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनका रिएक्शन हो रहा है, किस तरह उनमें केमिकल चेंज आ रही है, कौन सी केमिकल चेंज आ रही है, और उन केमिकल चेंज की बदौलत आपके पास क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि वर्ड एस्ट्रो मैंने बताया कि एस्ट्रॉन से निकला हुआ है, जिसमें हम स्टार को स्टडी करते हैं, स्टार्स को, प्लैनेट्स को भी स्टडी करते हैं, कॉमेट्स को एंड इंटरस्टेलर क्लाउड्स को। अब आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये जो आपके पास स्टार्स होते हैं ये भी बेसिकली एलिमेंट्स के ही बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टार्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए होते हैं। इसमें 70 to 75% हाइड्रोजन बाय मास होता है और आपके पास हीलियम 20 to 25% बाय मास आपके पास क्या होता है, हीलियम होता है। तो होल मास ऑफ द स्टार्स आर ड्यू टू हाइड्रोजन एंड हीलियम। सम हेवी मेटल्स आर आल्सो इंक्लूडेड सम टाइम, जैसे कि आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टार्स को हम स्टडी करें, कौन से एलिमेंट्स के बना हुआ है, किस तरह बना हुआ है। प्लैनेट्स को स्टडी करें। ठीक है, कॉमेट्स। अब कॉमेट्स क्या है? कभी कभी आपने देखा हुआ होगा कि आप कभी बैठे होते हैं रात को, आप आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ रेडिएशंस आपको नज़र आ रही होती हैं, कुछ रेज आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कॉमेट्स। अब कॉमेट्स की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो कॉमेट्स आपके पास एक हेवी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक हेवी ऑब्जेक्ट होता है जो बना हुआ होता है रॉक से, डस्ट एंड आइस से बना हुआ होता है। ये जो आपके पास कॉमेट है ये सन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है ऑर्बिट में। जिस तरह से हमने पढ़ा है ना कि जो आपके पास एटम है उसमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास जो कोमेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सन के सराउंडिंग में, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। और वो किस चीज़ के बने होते हैं? रॉक, आइस एंड डस्ट। तो क्या होता है, सन की जो हीट होती है ना, जो टेम्परेचर होता है, उसको जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आइस भी मेल्ट हो जाती है। तो क्या होता है, ये आपको वहाँ से ब्रेक डाउन के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में आपको नीचे नज़र आ रहे होते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन।
ठीक है। इनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, बेसिकली स्पेस में न्यूक्लियर रिएक्शन ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं, और वो जब गिरते हैं तो आपको रेडिएशंस के फॉर्म में नज़र आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वर्ड कॉमेट्स यूज़ किया है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास जो है आसमान से गिरते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो डिफरेंट मास के होते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं, और आपके पास डिफरेंट प्लेनेट से वो गिरते हैं। तो किनका नाम कॉमेट्स होता है, कोई एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कोई मीटरवाइट्स होते हैं, कोई मेटियोर होते हैं। ठीक है। और हम किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, और हमारे पास है इंटरस्टेलर क्लाउड्स। ये क्या है? ये आपके पास स्पेस में मौजूद स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में अवेलेबल जो आपके पास गैसेस मौजूद हैं, उनको अगर हम स्टडी करें तो उनको हम बोलते हैं इंटरस्टेलर क्लाउड्स। और ये भी आ जाता है हमारे पास एस्ट्रो केमिस्ट्री में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। न्यू ब्रांच भी है, आपके सिलेबस में ऐड की गई है और आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, और आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है। तो आपको हमें डेफिनेशन समझनी है, मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। आपने डेफिनेशन में क्या लिखना है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ chemicals and chemical reactions that occur in space, such as stars, stars, planets, comets, and interstellar clouds. Thank you. बात करें हम नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, जो कि है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये भी कम्बिनेशन है हमारे पास साइंस की दो ब्रांचेस का, एक बायोलॉजी और दूसरा केमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये दो साइंस की ब्रांचेस हैं। इन दोनों ब्रांचेस को मिलाकर आपके पास बनती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। बायो जो वर्ड है, इसका मकसद होता है लाइफ। ठीक है, लाइफ। तो इस चैप्टर को हम स्टडी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज, किस चीज़ को स्टडी करते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस को। केमिकल सब्सटेंसेस, उन केमिकल सब्सटेंस की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, और उनके प्रोसेसेस को कि किस तरह से वो प्रोसीड हो रहे हैं, किस तरह से वो चेंज ले आ रहे हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, their structure, their composition, and their processes that occur inside the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, वो कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं? जैसे कि मेजर केमिकल सब्सटेंस हैं जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड्स, ये सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, और इनके प्रोसेसेस क्या है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी। तो हम इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या मौजूद है? उसमें ये केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। तो जब आप खाना खाते हैं, किस तरह से वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल सब्सटेंसेस में, और किस तरह से वो ब्रेक होके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप काम कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आप खाते हैं या आपको डिफिशिएंसी हो जाती है विटामिन्स की, जिसकी वजह से डिजीज़ काज हो सकती है। तो ये विटामिन किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, और इनकी मतलब क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं,
ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तक ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। एग्जाम्पल एक दो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम इसमें पढ़ते हैं। प्रोटीन की फार्मेशन किस तरह से होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है, डेफिनेशन की हद तक काफ़ी है। बस आप ये याद कर लें कि जो केमिस्ट्री है इसका जो यूज़ है वो फूड साइंस में बहुत ज़्यादा है, और आपके पास जो है मेडिसन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें जो केमिकल सब्सटेंस मेजरली हम पढ़ते हैं वो पहले भी मैंने बता दी हैं, फिर से रिपीट कर दूँ। इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड, प्रोटीन एंड सो ऑन। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो अब इस वर्ड से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम इसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, उन इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं, इस डेफिनेशन में हम देखते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, हम केमिकल्स को इसमें पढ़ते हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। और उन टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या इफ़ेक्ट है ह्यूमन बींग्स पे, चलें हमारे पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, उन पर, तो हम इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर से अगर मैं इसमें बात करूं तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली हम उन केमिकल्स को पढ़ते हैं, उन हार्मफुल सब्सटेंस को पढ़ते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, और उनका क्या इफ़ेक्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस का हम ह्यूमन बींग्स पर या प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, तो हम इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल में आप लिखते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ये एक केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये एसिड रेन आपके पास बनता है, और वो हमारे इन्वायरमेंट को और जो है हमें इवन ह्यूमन को वो इफ़ेक्ट करता है। देखें, फैक्ट्रीज जो चलती हैं आपके पास, या हम बहुत सारे व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एवोल्यूएट होती हैं। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रही है गाड़ियों में या इंडस्ट्री चल रही है ना, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिलीज़ होते हैं। ये रिलीज़ होकर फिर हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके एसिड्स बनाते हैं। फॉर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिएक्ट कर रहा है वाटर वेपर के साथ, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये एक वीक एसिड रेन है। ठीक है, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगर रिएक्शन कर रहे हैं वाटर वेपर के साथ तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंबाइनली इंक्लूड होते हैं, ये कंबाइनली हम इसको बोलते हैं, ये एसिड रेन काज करते हैं। ये जो रेन होता है कभी कभी हमारे पास एसिडिक होता है। ठीक है, ये इन एसिड्स की वजह से होता है। अब उनका इफ़ेक्ट क्या है, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, टाइल्स डैमेज हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिवर्स हैं उनमें जो इकोटिक लाइफ है, एनिमल्स हैं, उनको इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये जो केमिकल्स हैं ये किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को किस तरह से इफ़ेक्ट हम होते हैं, जैसे देखिए आप अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड, ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक लिमिट कंसंट्रेशन में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है जो कि बेहतर रेंज में है। तो अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से, गाड़ियों के चलने की वजह से,
तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होती है, ये आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इस पे पढ़ते हैं, एसिड रेन हम इसमें पढ़ते हैं, लेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट हम इसमें पढ़ते हैं, गर्मी कैसे हो रही है, सर्दी कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तक काफ़ी